हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो इस सेशन में मैं आपके लिए कंट्रोल सिस्टम के कुछ 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूं, जो कि इससे पहले मैंने आपको नेटवर्क थ्योरी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए थे एंड पावर सिस्टम के आपको 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए थे। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम तक मैं आपको डेली एक वीडियोस दे दूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन्होंने भी नेटवर्क थ्योरी एंड पावर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको ये सेशन मिल जाएंगे नेटवर्क थ्योरी एंड पावर सिस्टम के। ओके, और वो सेशन अगर आपने देख लिए तो इस सेशन से आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये उन सेशन पर डिपेंड नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नया है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो दिस इज माय नेम। तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। एंड उसके साथ साथ ही मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20। और उसके साथ ही मेरा असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम, इसमें सिलेक्शन हुआ है। एंड मैं शॉर्ट लिस्टेड था आपके पुणे मेट्रो में, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ था। और ये बात सब छोड़ के अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने बहुत सारी बैचेस ली हुई है। एंड उसके साथ साथ ही मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। तो ये रहा मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो देख लेते हैं हमारे सेशंस को कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ या तो एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ तो आप एक बार ना वीडियोस को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा एंड खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। राइट, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो। अब देखो कि जो डिटरमाइन करना है ये आपको पता होना चाहिए। डिटरमाइन करना है क्या, डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो मतलब हमारे लिए होता है भाई जीटा। एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये दिखाई जाती है ओमेगा एन से। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सिस्टम कैसी है भाई, सेकेंड ऑर्डर की सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम, डिफाइंड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ पर आपको दिखाई गई है, बराबर। तो इस सिस्टम के लिए आपको क्या निकालना है भाई, आपको उसका डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बराबर। तो देखो कि अगर आपको पता होगा कि जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, और वो क्या होता है भाई, वो होता है आपके पास एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बराबर। तो ये स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है और हम इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम ऐसा बना दें तो हम यहाँ से देखो आपका जीटा एंड ओमेगा एन निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है। देन हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे हमारे इस स्टैंडर्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, करेक्ट। तो ये कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको दो बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको सपोज dx बाई dt है, तो इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो ये आता है यस इंटू एक्स ऑफ एस, यस। एंड अगर मैं सपोज ऐसा ले लूँ कि इसका दूसरा डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये होगा एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस, बराबर। और इन दोनों कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि मैंने इनिशियल कंडीशन 0 ली है। इनिशियल जो कंडीशन है वो मैंने ली है 0, करेक्ट। तो यहाँ पर दी नहीं इसलिए मैंने इनिशियल कंडीशन ले ली 0। तो ये दो फार्मूले का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर सिमिलरली मैं इस इक्वेशन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो क्या होगा भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो देखो 4 तो आपके पास है ही, और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो डी टू स्क्वायर है ना, सॉरी डी स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, किसका आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सी ऑफ टी, तो सी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा सी ऑफ एस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8। और यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव, और सिंगल डेरिवेटिव के लिए सिंपल एस से मल्टीप्लाई करते हो आप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑफ एस, करेक्ट।
प्लस यहाँ पर कितना होगा भाई 16 सी ऑफ टी है ना, तो सी ऑफ टी डेरिवेटिव नहीं तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 16 और इसका डेरिवेटिव सॉरी आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो यू ऑफ एस मिल जाएगा। करेक्ट। तो एक सेकेंड। ओके। सो कहाँ पर थे हम, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने देखा कि ये सी ऑफ एस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, तो हियर इट इज़ योर 4s का स्क्वायर प्लस 8 इंटू एस प्लस ये 16, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 16 यू ऑफ एस, ये चीज़ बनी। अब देखो कि क्या होगा कि बेसिकली ये सी ऑफ एस होता क्या है कंट्रोल सिस्टम में, तो ये होता है हमारे पास आउटपुट और यू ऑफ एस क्या होता है, तो ये होता है हमारे लिए इनपुट। तो अगर आपको पता होगा कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होता है भाई, इनपुट होता है, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल, प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू जीरो होता है। वैसे तो हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशन दी नहीं तो हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। क्यों निकालना है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका मतलब सी ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लाप्लास आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो सी ऑफ एस यहाँ पर ही रहेगा, यू ऑफ एस को यहाँ पर लेके जाएंगे और ये टर्म अगर हम इधर लेके जाएंगे तो भाई 16 को क्या होगा, डिवाइड होगा। करेक्ट। तो यही मैं करने वाला हूँ। तो आप देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 16 डिवाइडेड बाय 4s का स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16। करेक्ट। अब मुझे बताओ इन डिनोमिनेटर से मैं अगर 4 कॉमन ले लूँ तो क्या ये इक्वेशन ऐसा नहीं होगा, तो 4s स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा बस 2s और यहाँ पर वो होगा भाई आपके पास 4। तो देखो ये 4 इसको कितनी बार काटेगा, तो 4 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 4 अपॉन एस का स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। करेक्ट। अगर आपको पता होगा तो ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन किसका, क्लोज लूप ट्रांसफर, आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये आपके पास फॉर्मेट है, जो कि अगर आप देखोगे तो कैसे होता है, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। करेक्ट, ऐसे ही होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, याद रखना किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है ये अगर आप इक्वल्स टू जीरो कर देते हो तो क्या बनता है, इसको अगर आप इक्वल्स टू जीरो कर देते हो तो ये बन जाता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्ट, क्योंकि वही हमें चाहिए था। तो मैं अगर इसको इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर दूंगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा, लेट्स सी, कुछ यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ये डिनोमिनेटर मतलब क्या, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो यही क्या बचा आपके पास, यही क्या बना, तो आप बोलोगे सर दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, इस सिस्टम का एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये वाला आप यहाँ पर देख रहे हो ये तो आपके पास स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इससे बस कंपेयर करना है आपको। तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, देखो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना देखने को मिला, तो आप बोलोगे 2। तो यहाँ से देखो ये 2 2 कटेगा, तो जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 है। तो इसको फिलहाल के लिए तो ऐसा ही रखो। वैसे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सर ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना बचेगा, सर अंडर रूट ऑफ 4 दैट मीन्स 2, क्या, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी बची, बनी आपके पास 2। तो ठीक है, तो ओमेगा एन भी निकाल लिए। और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो अगर आपके पास जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 है तो ओमेगा एन की तो वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 1। तो जीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। करेक्ट। तो कहाँ पर आपको आंसर दिखाई दे रहा है भाई, तो हमें यही चीज़ निकालनी थी ना कि जीटा कितना होगा और ओमेगा एन कितना होगा। तो जीटा हमारे पास मिल चुका है 0.5 एंड ओमेगा एन मिल चुका है हमारे पास 2 रेडियन। तो आपका आंसर आप अगर देख पा रहे हो तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर छुपा हुआ है, राइट। तो इतना आसान होता है भाई कंट्रोल सिस्टम। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप कंट्रोल सिस्टम के भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, उस पर भी आप ध्यान देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन बताया, ये 2-4 फॉर्मूलेस बताए, इनिशियल कंडीशन जीरोस की बात की,
करेक्ट। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात की, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, एग्जाम में यही काम में आता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप फिर से वही कीजिएगा, सेशन को स्टॉप कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, एंड देन उसके बाद मेरे सेशन को आपको देखना है, बराबर। तो होपफुली आपने वैसा ही किया होगा, और मैं सेशन का टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करते हुए सेशन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। आपको क्या निकालना है भाई? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है सबसे पहले तो। और सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास दिया गया है, और वो है आपके पास एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस 3s का स्क्वायर प्लस के प्लस 2 × s प्लस 5k इज इक्वल टू 0। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करके आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तो मुझे बताओ कि आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर होता है तो उसमें कुछ न्यूमरेटर रहेगा और उसमें कुछ क्या रहेगा भाई? डिनोमिनेटर रहेगा। तो जो डिनोमिनेटर होता है वही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, मतलब जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो ये जो डिनोमिनेटर है यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस। और इसमें अगर आप देखते हो तो मैंने अभी अभी बोला था कि ये जो चीज़ है, कौन सी वाली भाई? जी इंटू एच ऑफ एस, ये जो आती है यही हमारे लिए क्या होता है? तो दिस इज और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और नॉट? यस, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और नॉट, करेक्ट। तो हमें बस 1 प्लस जी इंटू एच ऑफ एस इस फॉर्म में इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लाने की कोशिश करनी है, तो वही करेंगे हम। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। तो इक्वेशन क्या है? एस क्यूब प्लस 3s का स्क्वायर प्लस s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा सर? के एस प्लस 2 × s प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस इक्वेशन को 1 प्लस जी इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, मतलब 1 प्लस समथिंग ऐसा करना है। तो 1 प्लस समथिंग मैं कैसे करूँगा? उससे पहले मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करना पड़ेगा, और वो ऐसे कि एस क्यूब प्लस 3s² प्लस, अब देखना ये 2s वाली टर्म मैं यहाँ पर लाता हूँ, और ये जो k है ये गेन कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं गेन कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा? k इन ब्रैकेट s प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला, थोड़ा ध्यान से देखना। तो अगर मैं ये जो टर्म है, इस इतने टर्म से अगर पूरे इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर ये इन इतने टोटल टर्म के बजाय यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। प्लस अब दूसरे टर्म को भी तो ये टोटल से डिवाइड होगा ना, तो दिस इज s प्लस 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचेगा क्या? तो हेयर इट इज और s क्यूब प्लस 3s का स्क्वायर प्लस 2s, बराबर इतना ही बचेगा, और इज इक्वल टू 0। होपफुली ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि मैंने क्या किया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बराबर। अब मुझे बताओ कि आप अगर देख रहे हो तो ये जो टर्म है ये कहाँ पर मिले आपके पास? तो ये डिनोमिनेटर रहा, या फिर आप बोलोगे 1 प्लस जी एस। तो ये 1 प्लस समथिंग मतलब यही जी इंटू एच ऑफ एस है ना, और यही आपके पास क्या होता है? यही आपके पास होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो हमें पूछा है वो क्या है अभी? तो आप बोलोगे k इंटू एस प्लस 5 डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस 3s का स्क्वायर प्लस 2s। तो ऑप्शन में देखना कहीं पर है क्या? तो आपको, अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो तो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको करेंगे भाई आगे सॉल्व। ओके, तो कैसे सॉल्व करना आगे? तो देखो ये k रहा, ये k रहा s प्लस 5 डिवाइडेड बाय, सब में से अगर मैं s को कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा? ये तो ये बचेगा सर s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, करेक्ट, ऐसा ही। और अब अगर फिर से आप ऑप्शन में देख रहे हो तो सर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, तो हम क्या करेंगे? k इंटू एस प्लस 5 डिवाइडेड बाय यस। अब एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। बेसिक मैथमेटिक्स है, 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़े हैं।
तो ये इस यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा कि भाई इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा। तो अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अगेन आपके पास ऑप्शन बी सही रहेगा। तो देखो कितने आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। यस, होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है मैंने। ओके, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं, मतलब दो मेथड होते हैं। तो मैं इजी मेथड ही बताऊंगा आपको, हार्ड वाली नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्या बोला है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सर्क्यूट इज। ओके, तो आपको क्या दिया है, मैं ऐसे लिखता हूँ कि आपको एक स्टेप रिस्पॉन्स दिया है, स्टेप रिस्पॉन्स दिया है सिस्टम का। और स्टेप रिस्पॉन्स कितना है, तो स्टेप रिस्पॉन्स आपको मिला है 1 माइनस ई रेस टू माइनस अल्फा इंटू टी। ये आपको स्टेप रिस्पॉन्स दिया गया है। देन इट इज यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना रहेगा, मतलब ऐसा लिखो, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसा समझ लो बस, इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना रहेगा ये आपको पूछा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कि सपोज ये कोई सिस्टम है हमारी। यस, इसको जब आप एक स्टेप इनपुट देते हो, इनपुट में स्टेप देते हो, तो आपको क्या मिल रहा है, 1 माइनस ई रेस टू माइनस अल्फा टी, ये आपको बोला गया है। और नेक्स्ट टाइम उन्होंने ये बोला है कि सपोज आप, जब सपोज नेक्स्ट केस में आप इसको इनपुट दोगे इम्पल्स, तो उस समय इसका आउटपुट क्या होगा, ये ही बेसिकली आपको पूछा है इस क्वेश्चन में, बराबर। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस याद रखना, इज, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर सो यू विल गेट द बेटर आइडिया। एंड इसको ना आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, आई एस आर पी, इसको मैं बोलता हूँ इज आर पी, आई एस आर पी। अब ये क्या बोला है सर, ये क्या लिखा आपने, तो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसमें याद रखो कि जिस साइड से, यहाँ से एक एरो मारना सबसे पहले तो, एंड इस साइड से एक एरो, बहुत आसान है क्योंकि ये शॉर्टकट ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिस्टम इवन दो आपके हर जगह पर लगता है इलेक्ट्रिकल में। तो जहाँ से आए है ना, तो इस साइड में बस आप इंटीग्रेशन लिखना, बस ध्यान दे दो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन। ओके, एंड जिस साइड में आई नहीं है तो उस साइड में आपको डेरिवेटिव, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा तो यहाँ पर लिखना डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसा लिखो। अब ये चीज है क्या, तो ये I स्टैंड्स फॉर इम्पल्स, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। S स्टैंड्स फॉर स्टेप, इसको हम बोलेंगे भाई स्टेप। R स्टैंड्स फॉर रैंप, ओके, एंड P स्टैंड्स फॉर पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है। अब देखो ये क्यों मैंने लिखा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपको लिखना है ना तो आप कैद कर लो भाई आपकी शॉर्ट नोट्स में। बाद में मुझे बोलना कि सर आपने जो बोला था इसके ऊपर सच में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, एक शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं मेरे साइड से। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, आपको अगर सपोज इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है, तो इम्पल्स से अगर आपको स्टेप निकालना है, इम्पल्स से रिस्पॉन्स, इम्पल्स से अगर आपको स्टेप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मतलब इस दिशा में जाओगे तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। अगर आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया गया और अगर आपको स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको इस इम्पल्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ओके, और सपोज आपको स्टेप रिस्पॉन्स दिया गया है और आपको इम्पल्स चाहिए, तो आप ऐसे आ रहे हो ना, तो ऐसे आ रहा है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यस, तो आप हर एक के लिए कर सकते हो ये चीज़ कि अगर आपको इम्पल्स से स्टेप चाहिए तो इंटीग्रेशन करो, स्टेप से रैंप चाहिए तो इंटीग्रेशन करो, रैंप से पैराबोलिक चाहिए तो इंटीग्रेशन करो फिर से। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर आपको पैराबोलिक से रैम्प चाहिए तो डेरिवेटिव ले लो, रैम्प से अगर स्टेप चाहिए तो डेरिवेटिव ले लो, एंड आपके पास स्टेप से इम्पल्स चाहिए तो आप डेरिवेटिव ले लो। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्या चाहिए, तो आप बोलोगे हमारे पास सर स्टेप है, हमें कौन चाहिए, इम्पल्स चाहिए। कौन चाहिए, देखो स्टेप रिस्पॉन्स आपको आपके पास है और आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप से सर इम्पल्स की तरफ आओगे तो इस तरीके का एरो लगेगा और इस तरीके का एरो, मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मतलब 1 माइनस ई रेस टू माइनस अल्फा टी है सर, इसका अगर हम क्या ले लें, टाइम के साथ अगर सर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिलेगा सर, इम्पल्स रिस्पॉन्स। आसान सी बात,
इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा। यस, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो कैसे होगा सर, 1 का डेरिवेटिव डी बाई डी टी, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/t, यहाँ पर मैं अपना लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ई रेस टू माइनस अल्फा इंटू टी। अब सभी को पता होगा कि 1 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, 0, करेक्ट। अब डेरिवेटिव ये माइनस साइन, ओके, माइनस ऑलरेडी था, और ई रेस टू माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस। अब डेरिवेटिव तो आते ही होंगे आपको, तो ये मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। तो ये देखो, ये माइनस इंटू दिस माइनस गेट प्लस, तो अल्फा आगे लिखता हूँ, तो ई रेस टू अल्फा टी, ये क्या मिला आपको, तो ये बेसिकली आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स मिला, जो कि आपको पूछा गया था। सिंपल सी बात, आसान सी बात। तो कहाँ पर आपको दिया गया है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, यस। तो आपका आंसर रहेगा भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। समझ में आया। तो जिसको नहीं समझ में आया है, इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको ये आइडिया आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल मैंने बताया, इसको याद ऐसे ही रखना, इस आर पी और आई से आप इंटीग्रेशन लिखना स्टार्ट कर दो, और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर डेरिवेटिव लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो। इज आर पी याद रखोगे तो दुनिया, मतलब यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को आप बहुत इजीली हैंडल कर लोगे। इसका दूसरा भी मेथड होता है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर दिस इज द इजीएस्ट मेथड, आप 2 स्टेप में इसका आंसर ला सकते हो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शायद क्वेश्चन मैंने उठाया, क्या बोला है, if the input and output of the system is related by the following differential equation, then the find the transfer function। क्या निकालना है इसका, ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है भाई, तो ट्रांसफर फंक्शन होता है सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या, इनपुट होता है, बट क्या, प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू 0, ऑल इनिशियल, ओके, यहाँ पर लिखना ऑल इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही करना है, मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते वक्त इनिशियल कंडीशन 0 लेने। और अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जब भी आपके पास सपोज किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है सर, सिंगल टाइम यस इंटू एक्स ऑफ एस, जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो उसको एक्स ऑफ एस में लिखना। और सपोज ये डेरिवेटिव 2 टाइम सेकेंड ऑर्डर का होता है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर इसका एस का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर होगा एक्स ऑफ एस। इनिशियल कंडीशन मैंने नहीं ली है, इनिशियल कंडीशन को मैंने 0 कंसीडर किया, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियल कंडीशन 0 ही ली जाती है, राइट। तो अगर आप सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाते हो, कहाँ पर, इस क्वेश्चन में लगाते हो, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपका इक्वेशन क्या है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी टी प्लस 2y इज इक्वल टू यू प्लस डी यू अपॉन डी टी। तो याद रखो, ये जो y है बेसिकली हमारे लिए ये होता है आउटपुट, एंड ये जो u है ये हमारे लिए इनपुट है। u क्या हमारे लिए इनपुट है। तो हम कंसेप्ट लगाएंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर ओनली, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y ऑफ s प्लस 3। और ये यहाँ पर देखना सिंगल डेरिवेटिव है भाई, तो यहाँ पर सिंगल एस ही आएगा, प्लस नॉट ए प्लस, यहाँ पर आ जाएगा भाई y ऑफ s प्लस 2। यहाँ पर तो डेरिवेटिव नहीं, तो यहाँ पर सिंपली y ऑफ s इज इक्वल टू, देखो u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखना पड़ेगा, u ऑफ s प्लस, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव है तो एक बार s मल्टीप्लाई होगा किसको, u ऑफ s को, करेक्ट। अब मैंने अभी अभी बताया कि y इनपुट आउटपुट है एंड u हमारे लिए इनपुट है, तो यहाँ से अगर हम y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर होगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एस, एक सेकेंड, हाँ 1 प्लस एस इंटू यू ऑफ एस। तो हमें आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट लेना है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो ये आउटपुट था, और ये हमारे लिए क्या है भाई, इनपुट है, करेक्ट, यह हमारे लिए इनपुट है। तो आउटपुट कैसे लिखोगे, तो y ऑफ s अपॉन इनपुट इज u ऑफ s। तो आप क्या बोलोगे सर, ये आउटपुट पर यहाँ पर रख दो, इनपुट को यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाओगे, तो लेकर आओगे तो, और ये यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा भाई,
तो इक्वेशन बनेगा कैसे, तो दैट इज एस 1 + s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s+2। दिख रहा है कहीं पर ऑप्शन, तो शायद से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो कुछ मत करना भाई, यहाँ पर s को पहले लिखो +1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s+2। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो वेयर इज योर आंसर, आंसर कहाँ पर है आपका, एस स्क्वायर प्लस 3s+2 ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। इतना प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन आपको मिलता है कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ब्लॉक डायग्राम से है, आपको बेसिकली इस ई ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस का एक रेशियो निकालना है। रेशियो इन द सेंस आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इन दो फंक्शन के बीच में। ये आपका टारगेट है, ई ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ये कितना आएगा ये आपको पूछा है। तो उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लेवल का है। मुझे बताओ, अगर आप मैं इस सी ऑफ एस की बात करूंगा तो सी ऑफ एस पर कितना आपके पास मिलेगा, कि क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर सी ऑफ एस बेसिकली आउटपुट है सर, किसका किसका आउटपुट है, तो सर वो है हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन विद इसका, क्योंकि ये सीरीज में है ना, कैस्काइड, सीरीज नहीं बोलूंगा मैं इसको, बोलूंगा कैस्काइड। तो कैस्काइड में क्या होता है, जो आपके पास गेन होता है आपकी सिस्टम का वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है सीरीज में, बराबर। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। यहाँ तक क्लियर है, मतलब यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा सी ऑफ एस पर जो आउटपुट मिलेगा, सिंपली यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आया। वैसे ही इस इक्वेशन को सपोज मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। वैसे मुझे बताओ, अगर मैं इस बी ऑफ एस की जगह बात करूँ, बी ऑफ एस पर क्या मिलेगा या फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, दिस एच ऑफ एस इंटू ये सी ऑफ एस इधर भी आएगा ना, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं इसको, करेक्ट। तो बी ऑफ एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे आपको अगर सी ऑफ एस समझ में आ गया है तो आप बी ऑफ एस भी समझ सकते हो। तो कैसे लिखोगे आप बी ऑफ एस, तो बी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बनेगा सर, एच ऑफ एस, ये मल्टीप्लाई हुआ उसकी जस्ट पीछे वाली वैल्यू, तो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा सी ऑफ एस, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में सी ऑफ एस की वैल्यू नहीं पुट कर सकता, तो आप बोलोगे डेफिनेटली सर आप कर सकते हो। तो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। अरे जस्ट ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है जहाँ पर सी ऑफ एस था, करेक्ट। अब ये हमारे पास बी ऑफ एस बना, तो इसको हम बोलेंगे सपोज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो क्या होगा, हम अगर देख रहे हैं भाई ई ऑफ एस की जगह पर, तो ई ऑफ एस क्या है बेसिकली, देखो एक पॉजिटिव, यहाँ पर समर है, समर में आर ऑफ एस क्या है, पॉजिटिव, तो आर ऑफ एस पॉजिटिव, बट जो बी ऑफ एस है वो माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी ऑफ एस। तो कुछ मत करना, ये बी ऑफ एस की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, मतलब सपोज मैं इसको देता हूँ आपको समझाने के लिए इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना, तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर हियर इट इज माय आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, और यहाँ पर क्या था आपके पास, ई ऑफ एस। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, कि ये ई ऑफ एस यहाँ पर भी है, तो ये माइनस वाली टर्म उस साइड में जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और उसमें से ई ऑफ एस को अगर मैं कॉमन लेता तो क्या बचेगा, तो इस साइड में बचेगा सर 1 प्लस एच ऑफ एस, और यहाँ पर बनेगा भाई जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस ही बचेगा, क्योंकि ये देखो मैंने ये माइनस वाले टर्म इधर जाकर प्लस भी किया और उसमें से ई ऑफ एस को कॉमन भी लिया, तो दो चीज़ें मैंने एक साथ की यहाँ पर। ओके, तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ई ऑफ एस यहाँ पर रखूँगा मैं, और आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय, कैन आई राइट लाइक दिस 1 प्लस, इसको मैं जी ऑफ एस को पहले लिखो तो भी चलेगा ना, तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और आपको क्या चाहिए था, ई ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, तो ई ऑफ एस यहाँ पर रहेगा, और आर ऑफ एस अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो क्या बचेगा, तो 1/1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होगा कि नहीं होगा, और बताओ मुझे यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था हमें, यस। तो कितना आसान है भाई कंट्रोल सिस्टम के भी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप बेवजह ना फालतू के मतलब
टेंशन लेते हो कि सर बहुत डिफिकल्ट आता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो दिस इज योर आंसर। तो कहाँ पर है भाई आपका आंसर? 1/g(s + h)(s), तो ऑप्शन नंबर ए में, करेक्ट। तो होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसको भी नहीं समझ में आता ना, आप बस एक ही काम करना कि सेशन को एक बार फिर से रिपीट देख लेना, सो दैट आपको जहाँ पर भी डाउट रहेगा आपका डाउट क्लियर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। इंटीग्रल ऑफ द यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज, अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो भाई किसका? इम्पल्स फंक्शन का, इम्पल्स फंक्शन का, तो आपको क्या मिलेगा ये उन्होंने पूछा है। तो इसके लिए मैंने अभी अभी ट्रिक बोली थी ना, क्या थी भाई? ऐसा बोला था, इस आर पी, आई एस आर पी, और आपको क्या लिखना है, जहां से आई स्टैंड स्टार्ट होता है उस साइड से आपको ऐसे ऐसे एरो करके यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख दो, ओके। एंड उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको क्या लिखना है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिखना है। अब आप सभी को पता है कि भाई, फिर से एक बार मैं बता दूं क्या? हाँ चलो एक बार बता ही देता हूँ। तो दिस इज माय इम्पल्स, ओके। यस स्टैंड्स फॉर स्टेप, ओके, ये स्टेप है। आर स्टैंड्स फॉर रैम्प, ओके। और पी मतलब हमारे पास पैराबोलिक, पैराबोलिक। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को फिर से रीड करना कि इंटीग्रेशन अगर आप लेते हो किस फंक्शन का? इम्पल्स का, तो क्या मिलेगा? इम्पल्स का इंटीग्रेशन लोगे तो आपको मिलेगा स्टेप, बराबर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यूनिट इम्पल्स था तो यूनिट स्टेप ही आएगा भाई, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। देखो एई में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन मतलब ऐसा ही लो लेवल का क्वेश्चन है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इम्पल्स का अगर इंटीग्रेशन लेते हो तो स्टेप मिलता है, स्टेप का इंटीग्रेशन करोगे तो रैंप मिलेगा, रैंप का इंटीग्रेशन करोगे तो पैराबोला मिलेगा। इसके जस्ट अपोजिट आप ऐसा बोल सकते हो कि पैराबोलिक का डेरिवेटिव लोगे तो रैंप, रैंप का डेरिवेटिव लोगे तो स्टेप, और स्टेप का डेरिवेटिव लोगे तो इम्पल्स। तो ये ट्रिक शायद से आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यस, यस एवरीवन, फाइन। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके नोट्स में ये चीज़ होनी ही चाहिए। ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, और ये इज आर पी आपके दिमाग में चिपकना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना वी इज इक्वल टू आई आर, वैसे ही आपको बोलते आना चाहिए इज आर पी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे इस कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं। सो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन है यूनिट स्टेप, आंसर है यूनिट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो क्या बोला है, द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन इन द बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉन मिनिमम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है? नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या है आपको पूछा गया है। अब देखो आपके पास क्या, आपके पास एक चीज़ है कि एक ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन में हमेशा आपके पास क्या रहता है भाई? फिर से एक बार बता देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, करेक्ट। और प्रोवाइडेड क्या कंडीशन थी? ऑल इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल टू जीरो, करेक्ट। यही होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और अगर ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या रहेगा भाई? एक सपोज न्यूमरेटर होगा जो एक ट्रांसफर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डोमेन में होगा, और इसका भी एक डिनोमिनेटर रहेगा जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में रहेगा। तो जो न्यूमरेटर होता है उससे आपको क्या मिलता है पता है ना? इससे आपको मिलते हैं भाई जीरोस, एंड जो डिनोमिनेटर होता है इससे आपको मिलते हैं पोल्स, बराबर, पोल्स। और ये कैसे निकाले जाते हैं? इनके जो इक्वेशंस रहेंगे इसको आपको जीरो इक्वल्स टू जीरो पुट करना होता है, और इसको भी आपको, इस इक्वेशन को आपको जीरो पुट करना होता है जो भी पॉलिनोमी होती है, और उसके रूट्स रहेंगे आपके पास जीरोज एंड पोल्स। तो याद रखो कि जो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होती है ये क्या होता है? नॉन मिनिमम फेज फेज सिस्टम, ऐसा ही लिखो। ये जो सिस्टम होती है इसका मतलब होता है कि एट लीस्ट वन ऑफ दी वन ऑफ दी zeros lies in RHS of S plane, एस प्लेन के एटलीस्ट राइट साइड में, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक जीरो तो होना चाहिए,
एक जीरो तो होना चाहिए, अगर होता है तो उसको बोलेंगे हम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, और मिनिमम फेज सिस्टम मतलब एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हो तो इसका देखो, फर्स्ट ऑप्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो इसका ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ से अगर आप इसका जीरोस निकालोगे तो कहाँ पर जा रहा है, एस इज इक्वल टू -1 पर। और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात, सॉरी आप एस प्लेन की बात कर रहे हो, तो एस इज इक्वल टू -1 मतलब यहाँ पर जाएगा, ये जीरो है ना, तो यहाँ पर जाएगा -1, तो ये आर एच एस तो इस साइड में चला गया ना, तो आर एच एस में कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो एल एच एस में आ रहा है, तो एल एच एस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास नॉन मिनिमम फेज सिस्टम नहीं हो सकती, बराबर। वैसे ही अगर आप बात कर लेते हो सपोज दूसरे इक्वेशन की, ऑप्शन नंबर बी की, तो मुझे बताओ इसके जीरोस कहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो इससे अगर आप एस की वैल्यू निकालोगे तो एस इज इक्वल टू -3, और इससे निकालोगे भाई तो एस की वैल्यू -4 पर आ रही है, तो ये भी आपके कहाँ पर जाएंगे ये जीरोस, तो आप बोलोगे सर एक -3 पर होगा और एक -4 पर रहेगा। अगेन ये एल एच एस में है और हमारे पास नॉन मिनिमम के लिए कहाँ पर होने चाहिए, राइट साइड में होने चाहिए, तो ये भी तो नहीं होगा सर, बराबर, ये भी नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं एस की वैल्यू निकालूंगा तो -4 आएगा ना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो ये भी आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ पर ही आएगा -4, तो ये भी एल एच एस में ही आ गया, तो ये भी नॉन मिनिमम फेज सिस्टम नहीं हो सकती। तो अगर मैं लास्ट ऑप्शन देखूँ तो यहाँ से अगर मैं एस की वैल्यू निकालता हूँ तो एस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, +1, और +1 मतलब हमारे पास यहाँ पर आपके पास 1 पर आपके पास एक पोल आ जा रहा है, तो ये राइट हैंड साइड है कि नहीं है, तो आ गया ना आपके पास एक जीरो तो आ गया राइट हैंड साइड में, अगर आ रहा है तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। गेटिंग, याद रखना बस नॉन मिनिमम फेज सिस्टम में एटलीस्ट एटलीस्ट एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, जीरोस कहाँ पर लाई होना चाहिए भाई, राइट हैंड साइड ऑफ दी एस प्लेन। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो होपफुली ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या है। ओके, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोला है, if the Laplace transform of f of t is equals to f of s then the initial value theorem for the Laplace transform is। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा, सीधा मैं आपको दो फॉर्मूलेज लिख के देता हूँ। एक रहेगा आपके पास इनिशियल वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट वो होता है एफ ऑफ टी, सॉरी यहाँ पर लिखना लिमिट, ऐसे लिखो, अच्छे से लिख के देता हूँ, लिमिट टी टेंस टू, इनिशियल टाइम के केस में इनिशियल मतलब जीरो होता है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, इस साइड में लिमिट, फ्रीक्वेंसी के केस में याद रखना, फ्रीक्वेंसी के केस में यह अपोजिट रहेगा, मतलब एस टेंस टू क्या रहेगा, इनफाइनाइट, इंटू एस इंटू एफ ऑफ एस। जो भी आपने टाइम डोमेन में फंक्शन लिया है उसको एस से मल्टीप्लाई करना होता है और फंक्शन को आपको एफ ऑफ एस लिखना होता है। तो दिस इज माई इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इन सेम मैनर आपके पास फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या आता है, तो वो ये आएगा, ध्यान से देखो, एक होता है आपके पास फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये रिजल्ट है बेसिकली, आपको इतने ही याद रखना है, पूरा इसका प्रूफ की जरूरत, पूरी इसकी प्रूफ की जरूरत है ही नहीं। तो ये आएगा आपके पास लिमिट टी टेंस टू, अब टाइम में फाइनल मतलब क्या, इनफाइनाइट रहेगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट, यस में आपके पास जस्ट अपोजिट, यहाँ पर इनफाइनाइट दिया तो यहाँ पर आपको जीरो करना पड़ेगा, और एस इंटू इस फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ भाई इस केस में आपके पास क्या पूछा गया था, इनिशियल वैल्यू थ्योरम पूछा गया था कि नहीं, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम मतलब ऐसा होना चाहिए, लिमिट टी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस इंटू एफ ऑफ एस। तो कहाँ पर है, तो एस मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों ऑप्शन में तो एस मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब इनकी बात करेंगे तो इनिशियल में टाइम जीरो होना चाहिए एंड यस इनफाइनाइट होना चाहिए, बराबर, टाइम जीरो एंड यस इनफाइनाइट, एंड फाइनल में टाइम इनफाइनाइट एंड यस जीरो होना चाहिए और यस से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो दिस इज योर इनिशियल वैल्यू थ्योरम।
एंड दिस इज योर फाइनल वैल्यू थ्योरम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यस, ये दोनों भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नोट्स में नहीं रहेंगे तो आप इसको प्लीज़ आपके नोट्स में ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से दोनों भी, राइट। इनिशियल एंड फाइनल आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या है। ओके, क्या बोला गया भाई? हाँ, यहाँ से ही क्वेश्चन आया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आई ऑफ टी इज गिवन बाय। आई ऑफ टी का एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया गया है और वो है आपके पास आई ऑफ एस इज इक्वल टू 5 इंटू यस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। और आपको क्या बोला है? एस टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी इज। कुछ नहीं है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। और उन्होंने बोला है कि जब टी की वैल्यू आपके पास इन्फानाइट तक पहुंच रही है, टी की वैल्यू कहाँ तक पहुंच रही है भाई? इन्फानाइट तक पहुंच रही है, तब इस आई ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी आपको बोला गया। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में उन्होंने यही बोला है कि भाई इस फंक्शन की फाइनल वैल्यू कितनी है, ये आपको पूछा गया है। फाइनल वैल्यू कितनी है? आप कैसे निकालेंगे फाइनल वैल्यू? तो फाइनल वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनल वैल्यू थ्योरम चाहिए ना। तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम? अभी अभी हमने देखा था कि सर टाइम में हम बोलेंगे t टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ f ऑफ t इज इक्वल्स टू लिमिट s में बोलेंगे सर s इज इक्वल्स टू 0 s इंटू एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस मतलब हमारे पास अभी करंट का फंक्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? लिमिट s टेंस टू 0 s मल्टीप्लाई विथ जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या है? तो आप बोलोगे सर 5। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। सर आप बोलोगे सर 5 डिवाइडेड बाय यस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। करेक्ट। अब मुझे बताओ ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या? लिमिट एस टेंस टू 0 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, तो एस की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 5 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 2, और यही आएगा 2.5। तो कहीं पर है भाई आपका आंसर? कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। देखो, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आपका यही में है, ऐसा मत सोचना कि सर इतना छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बोलता हूँ हाँ पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन? कैसे होगा? अंडर डैम्प होगा, स्टेडी होगा, ओवर डैम्प होगा, या फिर क्रिटिकल डैम्प होगा? तो हम सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भाई ट्रांसफर करेंगे लाप्लास के हिसाब से। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव है ना, तो एक बार एस मल्टीप्लाई होगा एक्स ऑफ एस प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? यस। तो यहाँ से एक्स ऑफ एस को अगर हम लेंगे तो बचेगा क्या? एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये आ जाएगा। करेक्ट। तो ये क्या रहा? तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो दिस इज जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस। करेक्ट। तो दिस इज योर बेसिकली डिनोमिनेटर इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बचा हमारे पास? तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। तो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना हमारा, राइट। तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देखने को मिला? 2। तो ओमेगा एन की वैल्यू देखने को मिलेगी भाई अंडर रूट ऑफ 2। तो ये तो चीज़ आपको मिल चुकी है, तो वो ओमेगा एन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 मिली। एंड अगर मैं 2 जीटा ओमेगा एन की बात कर रहा हूँ तो वो तो आपको कितना देखने को मिल रहा है? तो 2 के बराबर जस्ट कंपेयर करना, तो ये 2 गेट्स कैंसल। तो जीटा और ये ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1। तो जीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? 1 अपॉन अंडर रूट 2, और इसी का मतलब होता है 0.707। ओके, ये जीटा की वैल्यू मिली। जीटा की वैल्यू आपको मिली है कितनी? 0.707
7। अब मुझे बताओ कि आपको थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जब जीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो सिस्टम कैसी होती है? अनडैम्प्ड, राइट। जीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा तो सिस्टम होती है क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प्ड। एंड जीटा अगर आपका लेस देन 1 एंड लाइज इन मतलब ग्रेटर देन 0 रहता, इसको बोलते हैं हम अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, करेक्ट। एंड जब आपके पास जीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम, करेक्ट। तो मुझे बताओ अब हमारा जो जीटा है वो 0 से तो बड़ा है बट लेस देन 1 है ना, तो ये कैसी सिस्टम रहेगी? तो दी सिस्टम इज अवर अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम और नॉट? यस। तो आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अंडर डैम्प सिस्टम। तो होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके नहीं, तो क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने शायद से इस सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझसे ज्वाइन होना चाहते हो तो बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन होकर आप मुझसे कुछ पर्सनली भी कुछ बातें कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे से कनेक्टेड है, आप उनसे भी कुछ चीज़ें रहेंगी तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हो या फिर उनसे भी आप बातें कर सकते हो, ठीक है। एंड रही बात, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूँगा वो आपको मिलते रहेंगे और वो आप मिस आउट ना कर सको, ठीक है। एंड इसके अलावा और मैं और भी आपको नए नए सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। तो काइंडली स्टे कनेक्टेड विद माय यूट्यूब चैनल। एंड देन थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।